नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज के इस सेशन का विषय है सामूहिक विकास को सुगम बनाना। मेरा नाम डॉक्टर निवेदिता नारायण है। मैं प्रदान एनजीओ में काम करती हूँ। मुझे समूह के साथ काम करने और काम करने के तरीकों और दृष्टिकोणों को विकसित करने का 3 दशक से भी ज़्यादा का अनुभव प्राप्त है। मैंने सामूहिक विकास में रुचि रखने वाले लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया है। मेरी उन समूहों में विशेष रुचि रही है जो हमारे समाज में अपने स्वयं के सदस्यों के लिए और अधिक सामान्य रूप से बदलावों का स्वागत करते हैं। इस इकाई में हम समूहों को शामिल करने के लिए व्यक्तिगत बदलावों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए प्रसार और सामुदायिक जुटाव के बारे में अपनी समझ और दृष्टिकोण को व्यापक बनाएंगे। आखिरकार समूहों के बारे में बात करना इतना आवश्यक क्यों है? जब से हम जन्म लेते हैं तभी से हम किसी न किसी समूह के सदस्य बन जाते हैं। आप कुछ ऐसे सामाजिक समूहों के बारे में सोचिए जिनसे आप जुड़े हुए हैं। समूह या तो बायोलॉजी पर आधारित होते हैं, जैसे कि आपके पुरुष होने या महिला होने, या आपकी उम्र, पारिवारिक इतिहास, आपके धर्म या देश, भाषा, व्यक्तिगत पसंद, व्यवसाय, आपके निवास स्थान, राजनीतिक दल, इन तमाम बातों पर समूह आधारित होते हैं। ये समूह कभी कभी अदृश्य होते हैं, लेकिन वे हम सभी की बुनियादी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करते रहते हैं। आप इस स्लाइड में जीवन की नैया नामक चित्र को गौर से देखिए। जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है, जब कोई परिवार संकट में होता है और उनके जीवन की नैया डूबने वाली हो हो सकता है कि उसके पड़ोस का कोई समूह उसकी नैया को डूबने से बचा ले। महिलाओं को आमतौर पर अपने घरों के बाहर मामलों के बारे में ज़्यादा बातचीत करने की इजाज़त नहीं होती है। कुएं से पानी खींचते समय या एक साथ खेत में कटाई करते समय छोटे समूहों में मिलने से उन्हें एक दूसरे को जानने, एक दूसरे के जीवन के बारे में जानने, अपनी चिंताओं और समस्याओं को साझा करने और नए विकास के बारे में जानने में मदद मिलती है। जब कोई महिला बीमार होती है, उसकी देखभाल कौन करता है? कई बार पड़ोसी या विस्तृत परिवार के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं, उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इससे हम समझते हैं कि वास्तव में समूह हर जगह है। ये कभी कभी अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। कई बार हम उनका महत्व नहीं समझते। हम कई बार शायद से महसूस नहीं कर पाते कि हमारा अपना व्यवहार, हमारी खुशी, हमारी नाखुशी, हमारी पसंद करने की स्वतंत्रता या प्रतिबंध उन समूहों पर निर्भर करता है जिनके हम सदस्य हैं। सामाजिक समूह में सुरक्षा और सम्मान की भावना देते हैं। वे हमें योग्य बनाते हैं और हमें अपने जीवन पर व्यक्तिगत नियंत्रण रखने की एक मजबूत भावना देते हैं। वे हमारी पहचान से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि हम उन्हें इतनी गंभीरता से लेते हैं और हम उनके बारे में इतने भावुक हो जाते हैं। कभी कभी हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हमारे समूह कुछ बड़े समूहों या संगठनों या प्रमुख समुदायों या बड़े समाज का हिस्सा है। कई बार जिस समूह के हम सदस्य होते हैं वो बाधा बन जाता है। हमारे जीवन या जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनके जीवन या हमारे समाज में परिवर्तन लाने में प्रक्रिया में जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, अक्सर वे वांछित बदलाव लाने की प्रक्रिया में कुछ बाधाएं डाल सकते हैं। कई बार हम समूह को बदलना चाहते हैं, नए समूह बनाना चाहते हैं, जिससे सदस्य को नई दिशा मिल सके। इस वीडियो के बाद आप ये बता सकेंगे कि समुदायों में परिवर्तन लाने के लिए समूह क्यों जरूरी होते हैं। आप समूहों और उनकी विशेषताओं के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे और साथ ही आप ये भी समझ जाएंगे कि किसे समूह नहीं कहा जा सकता। आप ये भी जान जाएंगे कि समूह कैसे काम करते हैं और समूह किस लिए बनाए जाते हैं। आप ये भी समझ सकेंगे कि आपके लिए सामूहिक विकास में शामिल होना जरूरी क्यों है। आखिरकार हम समूह का अध्ययन समूह बनाने और सामाजिक विकास में उनका सहयोग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं।
हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक आपको समूह की भूमिका और अपने काम के अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे। हमें स्लाइड में दिखाई गई 6 अंधे आदमियों और हाथी की कहानी जरूर याद होगी। प्रत्येक अंधे आदमी का हाथी के बारे में एक दृष्टिकोण था। उनका ये दृष्टिकोण हाथी के शरीर के उस अंग के आधार पर बना था जिसे उन्होंने पकड़ा हुआ था। और मजे की बात यह है कि प्रत्येक अंधा व्यक्ति कुछ कुछ सही था, लेकिन सभी अंधे व्यक्ति गलत भी थे। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि हम समूहों के कुछ हिस्सों को देख पाते हैं, पूरे को नहीं। यहाँ हम ज्यादातर ऐसे समूहों की बात करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा 12 सदस्य होते हैं। बड़े समूह में 12 से ज्यादा सदस्य होते हैं, और यहाँ हम कई उदाहरण देंगे जिनमें 20 से 25 सदस्य हो सकते हैं। समूहों की कई परिभाषाएं हैं और आप अध्याय के नोट्स में इन परिभाषाओं को विस्तार से पढ़ सकते हैं। अभी के लिए आइए मार्विन शॉ की एक समूह की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। 2 या 2 से अधिक लोग जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वही समूह कहलाते हैं। कोई समूह तब तक समूह नहीं कहला सकता है जब तक कि वे लंबे समय तक संपर्क ना करें और एक दूसरे पर कुछ प्रभाव ना डालें। जैसे किसी थिएटर में दर्शक, ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री समूह नहीं है। ऐसे लोगों की सभा को व्यक्तियों का संग्रह कहा जाता है, ना कि समूह। कार्यों को पूरा करने या समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत और प्रभाव आवश्यक है। हमने पहले की एक वीडियो में समुदाय पर चर्चा की है। तो कहा जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक एक जैसे बड़े या छोटे समूह ही मिलकर समुदाय बनाते हैं। आइए अब सामाजिक परिवर्तन या बदलाव लाने के लिए समूहों की क्षमता के बारे में जानते हैं। लेकिन पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि हम इतने महत्वपूर्ण कार्य में व्यक्तिगत रूप से कितने पिछड़े हुए हैं। जब हम समूह शब्द का उपयोग करते हैं तो क्या वास्तव में हमारा मतलब केवल लोगों के समूह से होता है? हमारे पालन पोषण और शिक्षा का ध्यान व्यक्तिगत क्षमताओं, व्यक्तिगत योग्यताओं, कौशल और पुरस्कारों पर रहा है। हम अपने परिवार में, कक्षा में, कार्यस्थल में और सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों में व्यक्तियों पर ध्यान देते हैं। हमें दूसरे का सहयोग करने के बजाय प्रतिस्पर्धा करना सिखाया गया है। लेकिन आइए हम इस क्लिप को देखें और ये समझें कि क्या हम व्यक्तियों पर इतना जोर देकर एक बड़े अवसर से चूक तो नहीं रहे हैं। एक समिति बनी थी पहले, उसके बाद में ये सब समूह बना। तो हम खुद बनाए कि देखो हम बना, हम जुड़े, तुम भी जुड़ो, तुमको 2 पैसे जुड़ेंगे तो काम आएगा। तो आज हमारे पास हमको 1000 रुपया भी 10,000 मिल जाता, 10,000 का मिल गया। 100 रुपये में हमको कोई नहीं देता था उधार। ये फायदा ये हमारा घर जैसा हो गया। हमको इतना ताकत है कि हम घर चलाएंगे, तो हमारे पास नहीं रहेगा तो हम आज रात में उठा के हम घर चला लेंगे, और हमारा बच्चा बीमार होगा तो हम इलाज करके उसको बचा लेंगे। पहले से अब काफी बदला। हम ऐसे समूहों की क्षमता को पहचानते ही नहीं है जो हमारे जीवन में प्रभावशाली बदलाव लाते हैं। जैसे कि हमने देखा, समूहों में शामिल होना, किसी से जुड़े होने की आवश्यकता, जानकारी और समझ हासिल करने की जरूरत, स्वयं और सामाजिक पहचान की भावना को तय करने की जरूरत को संतुष्ट करता है, और ये हमें उन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है जो हम अकेले काम करके हासिल नहीं कर सकते। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो समूहों द्वारा संचालित प्रभावशाली बदलाव के तथ्य हमें दिख सकते हैं। मैं ऐसे 4 बदलावों के बारे में बताती हूँ। वास्तविकता पर सवाल उठाना, परेशानियों की पहचान करना और आपसी सहयोग से समूह एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनता है जहां लोग अनुभवों को एक साथ साझा करते हैं, बाधाओं का विश्लेषण करते हैं, अपना विकल्प चुनते हैं और वांछित कार्यों और परिणामों की पहचान करते हैं। आइए देखते हैं ये क्लिप। इसमें समूह कैसे मदद कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है। The first step in the process was bringing the women together and creating an awareness of rights, of equality. The SHG or self-help group became a natural forum for women to discuss their issues. हम पहले सोचते थे कि शायद मैं अगर घर में हूँ तो मेरे से ही दुख जुड़ा है, मेरे नसीब में ही ऐसा है,
में ही लिखा हुआ है। जब हम बाहर निकलने लगे और महिलाओं से जुड़ने लगे तो सभी के मन से, सभी के दिल से जब दुख आने लगा तो हम सोचते थे कि ये तो सबके ऊपर है। आइए दूसरे बिंदु पर नजर डालते हैं। समूह सदस्यों को एक साथ कार्य करने योग्य बनाते हैं। व्यक्तिगत प्रयास एक व्यक्ति को एक निश्चित बिंदु तक ही ले जा सकते हैं। हमें जल्दी ही ये एहसास होना जरूरी है कि इन प्रयासों को निरंतर करने के लिए और इन्हें लाभों में बदलने के लिए हमें अन्य लोगों को शामिल करना होगा। केवल हमारे स्वयं के प्रयास काफी नहीं है। जैसा कि हमने क्लिप में देखा, ये अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति सभी की भलाई करने वाले लक्ष्यों के लिए एक साथ काम करने में विफल रहते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। एक किसान अपनी जमीन में खुदे हुए कुएं के पानी को दूसरे से साझा किए बिना अपनी जमीन की सिंचाई करता है, पर कुछ ही समय बाद कुएं का पानी सूख जाता है। इस समस्या का हल करने के लिए बारिश का पानी एकत्र करने की आवश्यकता है, जिसके लिए उसे अपने आसपास के किसानों के सहयोग की आवश्यकता होगी। पड़ोसी किसान सहयोग तभी करेंगे जब उन्हें इससे अपना भी लाभ मिलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब सभी लोग साथ मिलकर कार्य करते हैं तो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जिससे सभी का लाभ होता है। ये सामूहिक कार्य का सवाल है। जब लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और किसी न किसी साझा उद्देश्य को पाने के लिए काम करते हैं। सामूहिक कार्य से उत्पीड़ित समुदायों के सदस्य अपने संदेश दे सकते हैं और अपने संघर्षों पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। सामूहिक कार्य के द्वारा शांतिपूर्ण विरोध जागरूकता बढ़ा सकते हैं, अभियान चला सकते हैं और अभियान समूह स्थानीय सरकार की नीति और कार्यक्रम कार्यान्वयन में अपनी आवाज उठा सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, समूहों ने अनेक प्रकार के सामाजिक बदलावों का स्वागत किया है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे समूह अपने सदस्यों के जीवन को बदलने में मदद करता है। आपने फिल्म क्लिप देखी है। मुझे आशा है कि इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब महिलाएं अपने अनुभवों का विश्लेषण करती हैं, इसमें अर्थ जोड़ते हुए अपनी धारणाओं पर सवाल उठाती हैं, तब बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, समूह में महिलाओं ने जाना कि महिलाओं पर लगाए गए नियंत्रण उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समानता के अवसर नहीं देते। समूह सामाजिक नियमों में परिवर्तन लाने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। व्यवहार के इन व्याप्त नियमों को बदलना बहुत मुश्किल है, जो किसी दिए गए समूह या समाज के सदस्यों द्वारा कई वर्षों या उससे भी अधिक समय से साझा किए गए हैं और एक दूसरे को दिए गए हैं। ये मानदंड या व्याप्त नियम वांछित बदलाव को प्रतिबंधित करते हैं। समूहों पर ध्यान केंद्रित करना ऐसे नए प्रकार के संगठनों को बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, जो सदस्यों को निरंतर लाभ प्रदान करते हैं। क्लिप में दिखाया गया है कि ये कैसे संभव होता है, जब समूह वास्तव में समूह के अन्य सदस्यों और समूहों के साथ मिलकर काम करना शुरू करता है और कई स्वयं सहायता समूहों को लाभान्वित करने वाले बड़े संगठन को चलाने में हम आंतरिक या समूह के अंदरूनी मुद्दों पर अधिक ध्यान क्यों दें? हमें ये याद रखना चाहिए कि अन्य समूहों के साथ हाथ मिलाने वाले समूह सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि अब हम समझ सकते हैं कि समूह समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे साझा मूल्य प्रणाली बनाने में मदद करते हैं और समाज की आधारशिला हैं। समूह सामाजिक बदलाव ला सकते हैं, लेकिन वे बदलाव लाने के प्रयासों में बाधा भी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समूह समाज में वर्तमान मान्यताओं और मूल्यों को बनाए रखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम अपने समाज को बदलने और सुधारने और समुदायों को संगठित करने के तरीकों के बारे में सोचते हैं तो समूहों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए व्यक्ति से समूह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी भी बदलाव पर ध्यान एवं विचार विमर्श और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। समूह निर्माण के कई सिद्धांत हैं कि समूह एक साथ क्यों आते हैं। इसे समझना महत्वपूर्ण है, जैसे कि समूह के अस्तित्व का आधार। कई सिद्धांत से पता चलता है कि जो लोग पड़ोस में मोहल्ले में निकटता से रहते हैं या एक दूसरे के करीब रहते हैं, जो लोग एक ही कारखाने में एक ही क्षेत्र में काम करते हैं,
उनके समूह बनाने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो शारीरिक रूप से करीब नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों के कार्यक्रम इस बात पर जोर देते हैं कि महिलाएं निकटता में रहती हैं, जैसे किसी गांव की महिलाएं। इसे प्रोपिनक्विटी थ्योरी कहा जाता है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि एक दूसरे के करीब रहना या काम करना पर्याप्त नहीं है। स्लाइड में चित्र को देखिए। एक समूह में लोग गतिविधियों को साझा करते हैं, वे बातचीत और भावनाएं साझा करते हैं। जितनी अधिक गतिविधियां साझा करते हैं उतनी ही अधिक उनकी बातचीत होगी और एक दूसरे के लिए उनकी भावना उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए पड़ोस की महिलाओं को भी नियमित रूप से मिलना चाहिए, उन्हें गतिविधियों को साझा करना चाहिए। ये सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के लिए महिला समूहों के बीच नियमित बैठकों और बातचीत को प्रोत्साहित करने का एक कारण है। ये संवाद, सहयोग और समस्या समाधान जैसे कई सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं और समूहों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे तालमेल बनाने, समस्या समाधान करने जैसी सुविधा मिलती है। इससे लोग समूह बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। हालांकि अगले 2 सिद्धांतों का सुझाव है कि आप आम कार्यों के लिए केवल आसपास के स्थानों पर रहने वाले लोगों को एक समूह बनाने को मजबूर नहीं कर सकते। इस समस्या के समाधान के 2 दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण समूह निर्माण की थ्योरी ऑफ बैलेंस है। जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है कि सामान्य रूप से समान दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हैं और संबंध या समूह बनाते हैं जो समान दृष्टिकोण और मूल्यों को साझा करते हैं। इसलिए जब गांव में महिलाएं अन्य महिलाओं को चुनती हैं तो वे उसी तरह से मूल्यों और दृष्टिकोणों को महसूस करती हैं जो उनके साथ जुड़ी होती हैं। जब ये रिश्ता बन जाता है, सदस्य आकर्षण और सामान्य दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाए रखने और संबंध बनाए रखने की कोशिश करने लगते हैं। ये संबंध समूह के लिए आवश्यक है। एक अन्य स्पष्टीकरण या समूहों की एक्सचेंज थ्योरी बातचीत की लागत बनाम पुरस्कार या लाभ पर जोर देती है। यदि समूह में शामिल होने की लागत व्यक्ति को मिलने वाले लाभों से अधिक हो जाती है तो व्यक्ति समूह से दूर हो जाएगा या जब उसे समूह में शामिल होने का नुकसान पता लग जाता है। अतः समूह में शामिल होने पर समूह के सदस्यों को कुछ न कुछ लाभ तो मिलने ही चाहिए। जब कोई महिला बैंक से लोन लेने के लिए एक समूह बनाती है तो वे सभी महिलाएं बैंक में खाता खोलने के तरीके का पता लगा सकती हैं, लोन लेने की प्रक्रिया के बारे में जान सकती हैं। उन्हें बार बार बैंक में चक्कर लगाने होंगे। ऐसे में उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए परिवार की डांट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सब काम करने में समय चाहिए होता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि वे महिलाएं समूह छोड़ दें और ये भी हो सकता है कि समूह खत्म ही हो जाए। विभिन्न चरणों के बारे में हमारी जागरूकता बनाने और चीजें कुछ खास तरीकों से क्यों होती हैं, ये इन बातों को समझाने के लिए भी होता है, क्योंकि ये बात समूह प्रक्रिया और उत्पादकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इसके विभिन्न चरणों को पहचानना भी जरूरी है, क्योंकि ये स्थिर नहीं होते हैं बल्कि हमेशा बदलते रहते हैं, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। फिर से इस चित्र को देखें। टकमैन का मॉडल 5 चरणों की पहचान करता है जिसके माध्यम से समूह प्रगति करते हैं: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग। फॉर्मिंग तब होती है जब समूह बनता है और कोई अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार दिखाता है। ऐसे में एक सकारात्मक और विनम्र माहौल होता है। फैसिलिटेटर द्वारा मजबूत मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि समूह कार्यों को अभी तक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। स्टॉर्मिंग एक ऐसा चरण है जब उभरती हुई सीमाएं विवादित हो जाती हैं और टकराव इसकी विशेषता होती है। प्रगति की कमी से भी निराश होती है और फैसिलिटेटर द्वारा मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। नॉर्मिंग वो चरण है जब समूह के सदस्य अपने मतभेदों को हल करना शुरू करते हैं। नए नियम, अलिखित नियम उभरने लगते हैं, सदस्यों की सामर्थ्यता की सराहना करते हैं और स्टॉर्मिंग से नेताओं के अधिकारात्मक व्यवहार का सम्मान करते हैं और नए कार्यों के सामने आने पर मानदंड कुछ समय के लिए ओवरलैप हो सकता है। जब तक कोई समूह प्रदर्शन करना शुरू करता है, टीम की प्रगति के बारे में संतुष्टि और कड़ी मेहनत साथ साथ चलती है।
समूह का विश्वास समूह भूमिकाओं को अधिक गतिशील बनाता है और उस वक्त फैसिलिटेटर द्वारा अधिक कार्य सौंपे जा सकते हैं। समस्याओं को आने से रोका जाता है या आने पर उन्हें हल किया जाता है। अंत में कहा जा सकता है कि समूह हमेशा के लिए नहीं होते हैं। जब सभी कार्य पूरे हो जाते हैं तो समूह स्थगित हो जाते हैं और ये उनकी सकारात्मक उपलब्धियों के बारे में उत्सव मनाने का एक महत्वपूर्ण समय होता है। गहन समूह कार्य की लंबी अवधि के बाद समूह संरचना को बंद करना भी व्यक्तिगत सदस्यों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि समूह हमेशा के लिए बने नहीं रह सकते हैं। प्रिय श्रोताओं और शिक्षार्थियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम सामूहिक विकास के बारे में बात करते हैं तो हमने समूह के फैसिलिटेटर के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। सामुदायिक संगठन में किसी समूह के बनाने और उसके विकास के चरण फैसिलिटेटर और फैसिलिटेशन पर निर्भर होते हैं। ये एक ऐसी भूमिका हो सकती है जो आप में से कई लोगों को निभाना पसंद हो सकता है। बदलाव के बारे में सोचने के लिए एक उपयोगी मॉडल कर्ट लेविन के द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिसके अनुसार व्यवहार एक स्थिर आदत या पैटर्न नहीं है। ये शक्तियों का एक गतिशील संतुलन है जो व्यक्ति के भीतर सामाजिक मनोवैज्ञानिक आयाम के भीतर विपरीत दिशाओं में काम करता है। ये चित्र देखिए। उदाहरण के लिए एक समूह की बात करते हैं जो बचत के लिए धन जमा कर रहा है। इसमें पैसा बचाने की दर में छोटा मोटा उतार चढ़ाव आता रहता है। बचत दर क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि लेविन का कहना है कि जो बल बचत के स्तर को ऊपर उठा रहे हैं वे उन बलों के बराबर हैं जो बचत के स्तर को नीचे धकेल रहे हैं। दूसरे शब्दों में, प्रतिरोधक शक्तियां बदलाव लाने की दिशा में बाधा डालती हैं और प्रेरक शक्ति बदलाव की प्रक्रिया का समर्थन करती है। ये दोनों ही संतुलन में है। प्रेरक शक्ति को देखें। बचत के स्तर को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखने वाले बलों में 3 हो सकते हैं। पहला, प्रति सदस्य बचत दर बढ़ाने के लिए समूह फैसिलिटेटर का दबाव। दूसरा, कुछ सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने के लिए और अधिक बचत करने की इच्छा, यानी वे समूह से उच्च ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा, कुछ सदस्यों की कमाने की शक्ति दूसरों की तुलना में अधिक होने के कारण वे अधिक बचत कर सकते हैं। प्रतिरोध करने वाली शक्ति क्या है? आइए उन 3 के बारे में सोचते हैं। पहला, एक समूह जानता है कि सभी के पास समान राशि होनी चाहिए। दूसरा, कुछ सदस्यों का अधिक बचत करने का प्रतिरोध क्योंकि उनके पास आय या बचत करने की अनुमति नहीं है। तीसरा, सदस्यों की ये भावना कि यदि वे अधिक बचत करते हैं तो भी उन्हें ऋण नहीं मिलेगा क्योंकि समूह के प्रमुख सदस्य ऋणों को जब्त कर लेंगे। तो बचत बढ़ाने के लक्ष्य में ये शक्ति प्रतिरोधक शक्तियां होती हैं। परिवर्तन प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए आपको सदस्यों की मदद करनी होगी। आपको अलग अलग प्रेरक शक्तियों और निरोधक शक्तियों की पहचान करनी होगी। ऐसे में वांछित दिशा में परिवर्तन के लिए आपको प्रेरक शक्तियों को मजबूत करने के साथ साथ प्रतिरोधक शक्तियों को दूर भी करना होगा। तो प्रिय शिक्षार्थियों, आज का ये सत्र पूरा ही होने वाला है। अब तक हमने ये पढ़ा और समझा कि समूह व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करते हैं और व्यक्ति कैसे समूहों और उनके प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। जब हम सामूहिक विकास के चरणों के बारे में बात करते हैं, आप उस समूह व्यवहार को भी देखना शुरू कर सकते हैं या समूह गति को भी देख सकते हैं। ये ऐसा तरीका है जिसमें समूह किसी विशेष स्थिति में व्यवहार और प्रतिक्रिया करते हैं। हम समूह को एक जीव के रूप में देखते हैं, एक प्रणाली के तौर पर देखते हैं। समूह संबंध एक ऐसा विषय है जो सामूहिक जीवन की प्रकृति के बारे में हमारी जानकारी को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसमें बताया जाता है कि किसी समूह को कैसे संगठित करना चाहिए और उसे कैसे चलाना चाहिए। किसी समूह में नियोजित परिवर्तन की सुविधा के लिए हम समूह की 3 मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला, लक्ष्यों को पूरा करना। दूसरा, आंतरिक रूप से खुद को बनाए रखना। और तीसरा, ऐसे तरीकों को विकसित करना और बदलना जिससे इसकी प्रभावशीलता में सुधार हो सके। सभी मानवीय अंतःक्रियाओं में 2 प्रमुख चीजें और प्रक्रिया होती हैं। इसलिए जब आप एक फैसिलिटेटर के रूप में नियोजित परिवर्तन के लिए समूह के साथ बातचीत करते हैं तो आप सामग्री को देखेंगे। ये उस विषय वस्तु या कार्य से संबंधित है जिस पर समूह अधिकांश अंतःक्रियाओं में काम कर रहा है।
सभी व्यक्तियों या समूह के सदस्यों और फैसिलिटेटर्स का ध्यान सामग्री पर होता है। हम इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि स्थायी प्रणालियां कैसे काम करती हैं, लोग क्या खाते हैं, वे क्या पसंद करते हैं आदि। बातचीत में दूसरा घटक इस बात से संबंधित है कि समूह के काम करने के दौरान और समूह के दो सदस्यों के बीच क्या हो रहा है। समूह प्रक्रिया या डायनामिक्स इस तरह की चीजों से संबंधित है जैसे समूह का मनोबल, समग्र भावना, समग्र वातावरण। समूह को प्रभावित कौन कर रहा है, बातचीत पर कौन हावी है, मौन कौन है। और हम सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि क्या वे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसलिए ऐसी प्रक्रिया के कई पहलू हैं। ज्यादातर बातचीत में इस तरह की प्रक्रिया पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, भले ही ये अप्रभावी समूह कार्यवाही के प्रमुख कारणों में से एक है। प्रिय शिक्षार्थियों, समूह प्रक्रिया के प्रति संवेदनशीलता व्यक्ति को समूह की समस्याओं का जल्दी निदान करने और उनके अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती है। क्योंकि ये प्रक्रियाएं सभी समूहों में मौजूद हैं, इसलिए इनके बारे में जागरूकता एक समूह के लिए एक व्यक्ति के मूल्य को बढ़ाएगी और उसे समूह में एक प्रतिभागी के रूप में अधिक प्रभावी होने में सक्षम बनाएगी। ये हमें समूहों के लिए सुगमकर्ता के रूप में और बदलाव की प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए और अधिक उपयोगी होने में सक्षम करेगा। चलिए, मैं आपको अभ्यास करने को देती हूँ। आइए इन चित्रों को देखिए। किसने कहा है कि यह आसान होने वाला था? हम इस कार्टून में कई प्रकार के सिरदर्द, हाई बीपी, माइग्रेन, तनाव, समूह परियोजना से संबंधित सिरदर्द के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि ये हमारे पूरे सिर को तनावग्रस्त बना देते हैं, क्योंकि अंतर्द्वंद से निपटना बहुत मुश्किल काम होता है। जब हम इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो ये और बहुत मुश्किल होता है। हम इसके बारे में जागरूक भी नहीं है। समूह के साथ अभ्यास करने की जरूरत है। इस बारे में मेरे पास आपके लिए 3 प्रश्न हैं। पहला सवाल, इस वीडियो से आपने अपने बारे में और समूहों के बारे में क्या सीखा है? दूसरा सवाल, समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आप क्या पहल करना चाहेंगे? और तीसरा सवाल, अब आपके कुछ नए प्रश्न कौन से हैं? आप इस विषय को विस्तार से पढ़ने के लिए इन संदर्भ सूची और अन्य स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस परियोजना में हमारे सभी भागीदारों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं आपको हमारे साथ संपर्क में रहने और समूहों और समूह व्यवहार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। प्रिय श्रोताओं, मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल हैं तो आप स्लाइड में दी गई मेरी ईमेल आईडी पर अपने सभी सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया।